है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि NISM रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो मैं कुछ मॉक टेस्ट आपको रिवील करूँगी, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। NISM रिसर्च एनालिस्ट जिसे हम सीरीज़ नंबर 15 भी बोलते हैं और सीरीज़ नंबर NISM XV भी बोलते हैं, कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप रिसर्च एनालिस्ट के लिए एग्ज़ाम देते हैं जो कि फंडामेंटल एनालिसिस होता है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको एग्ज़ाम में। इसमें कुछ फॉर्मूला भी मैं बताती हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। बाकी आपको क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है और वीडियो के एंड में भी आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है। उससे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के थ्रू आपसे डायरेक्टली बात हो जाएगी। तो आज के क्वेश्चन में हम कुछ NISM की सीरीज़ देखेंगे जो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि सारे MCQ क्वेश्चन रहते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं जो कि आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर NISM XV, NISM रिसर्च एनालिस्ट एंड NISM आपका इक्विटी डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, पोर्टफोलियो मैनेजर, करेंसी डेरिवेटिव्स, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जिसका भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो थ्रू द वीडियोस। और अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है, जल्द से जल्द एग्ज़ाम निकालना है, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज क्वालिटीज़ आर डिज़ायर्ड in a good research analyst? Which of these qualities are desired in a good रिसर्च एनालिस्ट का मतलब होता है कि रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए आपको कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है क्लैरिटी इन अ फाइनेंशियल कंसेप्ट। राइट है ये, क्योंकि फाइनेंशियल कंसेप्ट की क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, जो कि हमारे रिसर्च एनालिस्ट में हमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। सेकंड है एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रीडिंग की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अकाउंट्स वगैरह। और नेक ऑफ नंबर्स एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब कि आप नंबर्स में, मतलब प्लस माइनस करने में, कैलकुलेशन में, ये सब में भी आप काफ़ी अच्छे होने चाहिए। इसका जो राइट आंसर होता है वो है ऑल ऑफ द एबव। इसका क्वेश्चन जो है विच ऑफ दिस क्वालिटीज़ आर डिजायर्ड इन अ गुड रिसर्च एनालिस्ट, तो आंसर है ऑल ऑफ द एबव। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, और हमेशा ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको ऑल ऑफ द एबव ही पूछेगा। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दे देगा क्लैरिटी इन फाइनेंशियल कंसेप्ट, और बाकी के 3 जो ऑप्शंस रहेंगे वो आपको अलग अलग दे देंगे। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद करनी है बहुत अच्छे से, कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता हो कि कभी भी क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आपको पूछता है या ट्रू फॉल्स में, क्योंकि हमेशा आंसर से क्वेश्चन बना के वो ट्रू फॉल्स में भी देते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि ये कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। कोड ऑफ कंडक्ट इज डिफाइंड इन द शेड्यूल 2 ऑफ रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन। ये जो स्टेट है वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट इज डिफाइंड, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिफाइन किया हो गया है, किस पे डिफाइन किया है? शेड्यूल 2 ऑफ रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन में। रॉन्ग। इसका जो राइट आंसर है वो है कोड ऑफ कंडक्ट इज डिफाइंड इन द शेड्यूल 3 होगा इसका राइट आंसर। 3 शेड्यूल किस पे किया? थर्ड ऑफ रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन पे किया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा 3। सेकंड पे इसका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिफाइन नहीं किया होगा, ये राइट आंसर है 3। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में पूछा, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि आंसर में ही आप वो क्वेश्चन बना के भी दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ट्रू फॉल्स में यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कोड ऑफ कंडक्ट इज डिफाइंड इन द शेड्यूल 3 ऑफ रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन, तो यहाँ पे आपको ट्रू पे क्लिक करना है, नॉट कि आपको फॉल्स पे क्लिक करना है। बिकॉज ऑफ अगर ऐसा हुआ कि अगर आप 3 पे क्लिक नहीं करते हो तो आपको पहले कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपको किस पे क्लिक करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वारंट इज
relatively dash option to buy dash at a specified exercise price over a specified period of time. So वारंट क्या होता है? वारंट जो होता है वो कॉल और पुट की तरह ही काम करता है. सो ये जो रहता है ये कंपनी जारी करती है, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, जैसे कि 3 साल 5 साल इसका स्पेसिफिक टाइम रहता है जो कि कंपनी इसको इसके जो शेयर्स हैं इसके थ्रू कंपनी का जो वारंट है वो निकालती है. आम आदमी और जो ट्रेडर्स रहते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, इसमें बायर्स बनते हैं और कंपनी खुद इसमें सेलर बनती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी इस वारंट को निकालती है तो कंपनी खुद इसे सेल करती है. ये लंबे समय के लिए होते हैं, जैसे कि 3 साल 5 साल. सो क्वेश्चन देखिए, अ वारंट इज रिलेटिवली लॉन्ग टर्म ऑप्शन टू बाई कॉमन स्टॉक. जैसे कि बोला लॉन्ग टर्म, जैसे कि 3 साल 5 साल के लिए रहती है, लॉन्ग टर्म के लिए रहती है. ऑप्शन टू बाई कॉमन स्टॉक एट अ स्पेसिफाइड एक्सरसाइज प्राइस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. सो ये लंबे समय के लिए होते हैं, जो जैसे कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में काम होता है वैसे ही होता है. अ वारंट इन अ रिलेटिवली लॉन्ग टर्म ऑप्शन टू बाई कॉमन स्टॉक, जैसे कि ये शेयर्स के लिए होते हैं. अ स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्राइस ओवर द स्पेसिफाइड प्राइस पीरियड ऑफ टाइम. सो इसके लिए रहता है. यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हो, वारंट्स आर ऑप्शन दैट entitle an investor to buy equity shares of the issuer company after a specified time period, usually long term, जैसे कि मैंने बताया, at a given price. जो भी प्राइस उन्होंने दिया है उसी पे ही बाय किया जाता है. तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है लॉन्ग टर्म और कॉमन स्टॉक. ये जो भी आंसर्स दिए होते हैं ना, ये आंसर से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है मार्केट में. और ये हो सकता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड कॉमन स्टॉक दिया है, बट कभी कभी नोट करके भी आपको दे सकता है क्वेश्चन में, कभी ट्रू फॉल्स में दे सकता है. सो कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि आपको ऑप्शन और भी अच्छे से वहाँ पे बता देगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हर स्टॉक में यहाँ पे कॉमन स्टॉक दिया हुआ है. तो आपको बहुत अच्छे से इसको कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना है कि मार्केट में जब भी आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको इशू ना हो. तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली. जय हिंद. आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. बाय बाय. गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है. अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है. प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी. और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो. आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली. जय हिंद. और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें. प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो. आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी. तब तक के लिए बाय बाय.